अस्सलाम वालेकुम जी। ये IFRS 2 वाली बातें हो गई पिछले टुकड़े में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू करने थे मैंने, फिर मुझे बीच में लगा कि एक जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक जिक्र आ रहा है, तो पहले ये एक छोटे टॉपिक की रिवीजन करा देता हूँ। रिवीजन इन अ सेंस कि ये है आपके सिलेबस में, लेकिन इसका एक पोर्शन, आधा पोर्शन कैफ 7 में भी है। अब तो आपको पहले वो पोर्शन रिवाइज करा रहा हूं और जो इसका बकिया पोर्शन है वो कंसोलिडेशन में कराऊंगा। वो है IAS 21। आप में से वो लोग जिन्होंने ये FAR 2 में नहीं पढ़ा, उनके लिए नई चीज़ है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो अभी मैं इसको, यानी आज वाले लेक्चर 25-26 में मैं इसी को रिवाइज करा रहा हूँ। IAS 21 के दो टुकड़े हैं। एक टुकड़ा है कि अगर किसी कंपनी की कोई एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स हैं, कोई फॉरेन बोरोइंग लैंडिंग है, यानी जस्ट एक ट्रांजैक्शन जो फॉरेन करेंसी में हुई है, या कोई एक दो एसेट्स जो फॉरेन करेंसी में हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। एक ये हिस्सा इस चैप्टर का। दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का कि अगर हमारी कोई फॉरेन सब्सिडरी है, यानी हमने कंसोलिडेशन तो आपने FAR 2 में पढ़ा हुआ है ना, कंसोलिडेशन, पेरेंट, सब्सिडरी वगैरह, तो हमारी कोई सब्सिडरी है जो कि दूसरे मुल्क में है, तो वो इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा है। आज मैं आपको पहला हिस्सा करा रहा हूं जिसका ताल्लुक है एक कंपनी की अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जिसके कोई एसेट्स या कोई ट्रांजेक्शंस फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। जैसे अगर कोई इंपोर्टर है और उसने इंपोर्ट किया था, तो क्रेडिटर को जो पैसे देने हैं वो रुपीस में देने हैं, फॉरेन करेंसी में देने हैं ना, लेकिन बैलेंस शीट रुपीस में बन रही है, तो बैलेंस शीट में तो रुपए लिखने पड़ेंगे, लेकिन असल में तो उसको फॉरेन करेंसी देनी है। तो उस फॉरेन करेंसी को रुपए में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये इस IAS में सिखाना है। इसी तरह से अगर हमने एक्सपोर्ट सेल्स की थी, कर दी सेल्स, तो सेल्स हमारी इनकम स्टेटमेंट में आनी है, तो वो तो रुपीस में ही आनी है ना, लेकिन इनवॉइस वैल्यू तो रुपीस में नहीं है, तो उसको रुपीस में कैसे ट्रांसलेट करना है, ये हमने इस IAS में सीखना है। आसान है, हो जाएगा, ये एक डेढ़ क्लास के अंदर हो जाएगा इंशाल्लाह। पहले एक कैलकुलेशन छोटी सी सीख लें। एक होता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट होता है ऐसा रेट, एक रेशो जिस पे दो करेंसीज ने एक्सचेंज होना है। यानी अगर $1 इज इक्वल टू 150 रुपए, तो इसका मतलब है कि अगर हमने $1 लेना है तो उसके बदले जिससे डॉलर ले रहे हैं उसको 150 रुपए देने पड़ेंगे। तो रुपया दे रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, एक्सचेंज हो रहा है ना, तो ये जो इनका आपस का रेशियो है ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। इसी तरह अगर हमने $1 देना है तो हम जाके $1 देंगे और बदले में 150 रुपया ले लेंगे। करेंसी एक्सचेंज हो रही है, $1 के बदले 150 रुपए, तो ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। इसी तरह से ये जो सामने लिखा हुआ है, इसकी एक शक्ल ये हो सकती है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, रुपीज पर डॉलर 150 रुपए पर डॉलर, यानी $1 पर। अगर हम कहते हैं कि फलाने की कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट है, तो एक यूनिट की ना, यानी पर, तो रुपीस पर डॉलर यानी $1 150 रुपए के बराबर है। यह चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है। फिर इसके अलावा ऐसे भी हो सकता, मतलब तीनों का एक ही है। तो एक्सचेंज रेट इस शक्ल में बताया जा सकता है। हमें एक कैलकुलेशन आनी चाहिए कि अगर एक करेंसी से दूसरी करेंसी में ट्रांसलेट करना हो, यानी हमने अगर ये देखना हो कि $25,200 कितने रुपए के बराबर है, तो हमें इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूं। $25,200 इज इक्वल टू कितने रुपए?
$25,200 इज इक्वल टू कितने रुपए? अगर एक्सचेंज रेट ये है तो $25,200 कितने रुपए के बराबर बनेगा? कैसे करें? सर इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं? $150 से मल्टीप्लाई के डिवाइड? सर डिवाइड कर देंगे। सर अगर उसको इसको एक्स काउंट करें तो सर वो नीचे आएगा। सर मल्टीप्लाई करें। इसके लिए ना आप जब जिंदगी में कभी BFD पढ़ेंगे ना तो ये बाकायदा एक चैप्टर है जिसमें बड़ी डिटेल से लॉजिकली चीजें समझाऊंगा। मुझसे पढ़ेंगे, मैं सिखाऊंगा, किसी और से पढ़ेंगे, कोई और भी सिखाएगा। अभी सिर्फ एक रट्टा ही मान लें, चाहे इस शक्ल में हो, चाहे इस शक्ल में हो, चाहे इस शक्ल में हो, जो 1 है, 1 वो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, डॉलर डिनोमिनेटर है। तो जो 1 है वो इस एक्सचेंज रेट में डिनोमिनेटर है। आपको जिस करेंसी में आंसर चाहिए, आपको जिस करेंसी में आंसर चाहिए, किस करेंसी में चाहिए? आप देखिए एक्सचेंज रेट में वो कहां है। अगर ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर दें, अगर नीचे है तो डिवाइड कर दें। नीचे से मेरी मुराद डिनोमिनेटर। दोबारा सुने, डॉलर ओवर स्टर्लिंग 1.45 ये एक्सचेंज रेट है। $20,000 कितने स्टर्लिंग के बराबर है? क्या करूं? डिवाइड करेंगे क्योंकि ये हमें स्टर्लिंग में आंसर चाहिए ना, तो इस कोड में स्टर्लिंग नीचे, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 1.45। सर इसमें वो आप वाला रोल भी ला सकते हैं कि अगर लग तो एक्चुअली वही रहा है, वो रेट लगा देते हैं। $20,000 है और 1.45 क्या है? डॉलर ओवर स्टर्लिंग। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो डॉलर डॉलर स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए डिवाइड करना है। हाँ, रूल तो यही है। ठीक है, अगर ये लगता है तो सही है। तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए कि आपको एक करेंसी के अमाउंट से दूसरी करेंसी में ट्रांसलेट करना है और उसके लिए एक्सचेंज रेट का इस्तेमाल करना है। तो वो आपने देखना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। चलें, बाकी अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा। क्लास नोट्स खोलें। एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ लें करेंसीज के हवाले से। एक होती है फॉरेन करेंसी, बल्कि फॉरेन करेंसी रहने दें। एक होती है प्रेजेंटेशन करेंसी। दूसरा नंबर देखें, प्रेजेंटेशन करेंसी क्या है? जिस करेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं। यानी अगर हम पाकिस्तान में हो गया, चलें जज़ाकल्लाह रख दें। अगर हम पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रुपीस की हेडिंग आ रही है, तो प्रेजेंटेशन करेंसी कौन सी हुई? रुपीस। ये प्रेजेंटेशन करेंसी है। फंक्शनल करेंसी, फंक्शनल करेंसी समझ लें, टेक्निकल चीज है। जो करेंसी बिजनेस की मेन जान है, यानी बिजनेस की प्राइसेस, कॉस्ट्स जिस करेंसी से डराइव होती हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस पाकिस्तान में बेस्ड है, उसके सारे खर्चे भी यहीं पाकिस्तान में इनकर होते हैं, उसके कस्टमर्स भी यहीं पर हैं, तो उसकी जो इनकम्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, मेनली किस करेंसी पे डिपेंडेंट है, किस करेंसी में डराइव हो रहे हैं? रुपीस में। तो ये उसकी फंक्शनल करेंसी है। यानी बिजनेस के जो मेन ऑपरेशंस हैं उनको चलाने वाली जो करेंसी है, जो मेन काम है बिजनेस के, एक्सपेंसेस, इनकम्स, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, वो जिस करेंसी में डिटरमिन होते हैं वो उसकी फंक्शनल करेंसी होती है। एक और मिसाल, अगर एक बिजनेस है जिसने इटली में, पाकिस्तानी बिजनेस है लेकिन उन्होंने अपना सारा बिजनेस जो है वो इटली में सेट किया हुआ है, बल्कि वहां पर किसी की एजेंसी पाकिस्तान में ली हुई है, उनके बिहाफ पे हमने यहाँ कंपनी बनाई है और हम उन्हीं के कहने पे सर्विसेज उन्हीं के कस्टमर्स को देते हैं और साथ अपना कमीशन ले रहे होते हैं। जो हमने स्टाफ रखा हुआ है उनको भी सैलरीज
डॉलर्स के हिसाब से दे रहे होते हैं, जो कस्टमर्स को चार्ज करते हैं वो भी डॉलर्स के हिसाब से करते हैं, यानी रुपए का रेट जो मर्जी हो, हमने कमाना भी डॉलर्स में है, खर्चे भी डॉलर्स में करना है। तो हमारे बिजनेस की मेन गवर्न करने वाली करेंसी कौन सी है? तो ये हमारी फंक्शनल करेंसी। तो किसी बिजनेस की फंक्शनल करेंसी पे होती है जिसमें उसके मेन ऑपरेशंस गवर्न हो रहे हैं, जो उसके मेन डिसीजन हैं, प्राइसिंग डिसीजंस हैं, वो सब जिस करेंसी को सामने रख के किए जा रहे होते हैं, वो उसकी फंक्शनल करेंसी होती है। अब इसके हवाले से आपके जहन में सवाल आ सकते हैं, और आप मतलब कुमैल, तो आप इस पेज पे फंक्शनल करेंसी के नीचे जितना कुछ लिखा हुआ है, पॉइंट 1 2 3 4, ये सारे पढ़ लें एक बार। पेज 1 पे फंक्शनल करेंसी के नीचे जो पॉइंट 1 2 3 4 लिखे हुए हैं, ये पढ़ लें, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आके क्वेश्चन 1 पढ़ के ज़बानी आंसर सोच के उसका सॉल्यूशन देख लें। ये काम कर लें, फिर अगली बात करते हैं। क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट करने जी, क्वेश्चन 1 पूरा। डन सर। आप बोलिए, कोई सवाल है तो। सर ये जो इसका पॉइंट पेज 1 में जो पॉइंट 2 का सब पॉइंट 2 लिखा हुआ है, सर ये एक बार समझा दें। और सर इसका चौथा पॉइंट कौन सा? पॉइंट 2 का बूस्ट कॉम्पिटिटिव फोर्सेस एंड रेगुलेशन, सर ये वाला पॉइंट पेज 1 में सर। ए का 2, पॉइंट 2 के ए का 2। सर मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, नोट्स क्लास नोट्स। हाँ हाँ, उसका जो पॉइंट नंबर 2 उसका के ए का 2। सवाल यह है कि पॉइंट नंबर 2 जो फंक्शनल करेंसी में लिखा हुआ है, इसके ए का 2। देखें, पॉइंट नंबर 2 में बताया हुआ है कि फॉलोइंग फैक्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये फैसला करने में कि कौन सी करेंसी फंक्शनल करेंसी है। ए है वो करेंसी, अब आगे उसके बाद पॉइंट 1 में लिखा है वो करेंसी जिससे मेनली इन्फ्लुएंस होती हैं सेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉइंट 2 में लिखा हुआ है वो करेंसी जो उस मुल्क की करेंसी है जिसकी कंपैरेटिव फोर्सेस और जिसके लॉ हमारी सेल प्राइसेस डिटरमिन करने में असरअंदाज होते हैं। जैसे अगर हमारी सेल प्राइस कैसे रखनी है ये पाकिस्तानी लॉ बताएगा, कोर्ट्स इंटरफेयर कर रही होंगी, पाकिस्तान में कितना कंपटीशन है इस बेस पे डिसाइड करनी है,
पाकिस्तान में क्या क्या मसाइल हैं, इस बेस पे डिसाइड करनी है। तो ये जो हमारी सेल प्राइसेस डिसाइड हो रही हैं, ये पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान का कानून डिसाइड कर रहा है ना। तो जो पाकिस्तान की करेंसी है वो हमारी फंक्शनल करेंसी है। द करेंसी ऑफ द कंट्री, कौन सा कंट्री, whose competitive forces and regulations mainly determine the sale prices of goods and services। अगर हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस पाकिस्तान के हालात को सामने रखते हुए बन रही हैं, पाकिस्तानी कोर्ट्स, पाकिस्तानी लॉज को मानते हुए बन रही हैं, तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमारे प्राइसेस को अफेक्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान की करेंसी हमारी फंक्शनल करेंसी, ये ट्रांसलेशन बनती है इसकी। और कोई मसला? सर इसका चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि जो ऊपर बातें की हैं ना, ये यकीनन कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उन्हीं के बेस पे हम ये बात करते हैं। और एक बार इन सारी ट्रांजैक्शंस की बेस पे हमने ये फैसला कर लिया कि हमारी फंक्शनल करेंसी रुपए है, तो फिर वो रुपए ही रहती है। सर वो चेंज होगी। अगर बिजनेस मॉडल ही बदल गया कल को, पहले हम लोकल ही बनाते थे, लोकल ही बेचते थे, अब हमने आइंदा से इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू कर दी, ना रुपए में डील करते हैं ना रुपए में बेचते हैं, तो बिजनेस मॉडल चेंज हो गया, तो फिर फंक्शनल करेंसी भी चेंज हो जाएगी। फंक्शनल करेंसी ओके, क्वेश्चन 1 कर लिया। जी सर। क्वेश्चन 1 में भी ओके, कोई मसला नहीं है। सर तो सेंसिटिव है, लग सकता है जिसकी सेंसिटिव बहुत सेंसिटिव है तो सर उसके ऊपर जी फंक्शनल करेंसी डन। अच्छा, फॉरेन करेंसी क्या होगी जो फंक्शनल करेंसी नहीं होगी? टॉप पे सबसे पहले फॉरेन करेंसी। जो फंक्शनल करेंसी के अलावा है वो फॉरेन करेंसी है। कोई भी करेंसी जो फंक्शनल करेंसी के अलावा है वो हमारे लिए फॉरेन करेंसी। चलें आगे चलते हैं। मॉनेटरी आइटम्स, ये बड़ा जरूरी है इस आईएएस के लिए जानना। मॉनेटरी आइटम्स, मॉनेटरी आइटम्स क्या होती हैं? या तो कैश इटसेल्फ, या फिर वो एसेट्स और लायबिलिटीज जिन्होंने कैश में कन्वर्ट होना है और कंफर्म कन्वर्ट होना है। हमारा राइट है कि वो कैश में कन्वर्ट हो, हमारी जिम्मेदारी है कि कैश में कन्वर्ट हो। दोबारा, मॉनेटरी आइटम्स या तो कैश इटसेल्फ मनी है, मनी मॉनेटरी, वो मॉनेटरी आइटम है, या फिर ऐसे एसेट्स जिसमें हमारा हक है कि हमें इनके बदले कैश मिले, ऐसी लायबिलिटीज जिसमें हमारी जिम्मेदारी है कि इसके बदले हमें कैश देना पड़े, ये होती है मॉनेटरी आइटम्स। अब इन मॉनेटरी आइटम्स में एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों ही शामिल हैं। गुड्स मॉनेटरी आइटम्स हैं, हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है, गुड्स मॉनेटरी आइटम्स हैं? नहीं है। हम बेच सकते हैं तब हमारा हक है कि उनसे पता है कितना कैश मिलना है? नहीं, तो पड़े पड़े खराब भी हो सकते हैं ना बिकें। लेकिन डेटर वो मॉनेटरी आइटम है, हमारा हक है कैश लेना। इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन इन्वेंटरी में भी तो हमारा हक है। कहाँ हक है? हमारे पास चीजें पड़ी हैं, किसको बेचने का हक है हमें? नहीं, जब हम उनको सेल करेंगे तो फिर वो इन्वेंट्री थोड़ी है। जब तक हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है वो हमारी है या बेच चुके हैं? तो जब तक हमारी है तो हमारा हक है किसी से पैसे लेने का। मतलब दुकान के बाहर से आप गुजर रहे हैं, दुकान वाला कहते हैं जरा भाई तुम, मेरा हक है तुम मुझे पैसे दो, ऐसी पैसे दो। जब तक उसके पास चीजें इन्वेंट्री पड़ी हैं तब तक वो चीजें दुकानदार की हैं। बेचेगा तो हक बनेगा ना, तो जब बेचेगा तो डेटर बन जाएगा। सर फिर हक आप किसको कह रहे हैं? हक को कह रहा हूं। नहीं मतलब किस केस में कह रहे हैं? डेटर से तो पता है पैसे मिल रहे हैं, हमारा हक तो डेटर मॉनेटरी आइटम है। ठीक है। इन्वेंट्री हमारा एसेट है, 50,000 रुपए का एसेट है, हमारा हक है 50,000 लेना किसी से, अच्छा किसी से लेना नहीं, तो पैसे किसी से ही मिलने हैं ना। अगर हमारा किसी से, देखें एक एसेट है जिसके बदले हमें कैश कंफर्म मिलना है, वो एसेट हमारा मॉनेटरी एसेट है। तो डेटर के बदले हमें कैश मिलना है, हमारा हक है कि नहीं? तो डेटर हमारा मॉनेटरी आइटम है, इन्वेंटरी के बदले तो क्या हमारा हक है अभी, हक नहीं है। तो फिर नहीं है ना। तो मॉनेटरी आइटम वो है जिसमें हमें हक है कि इसके बदले पैसे मिलेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं। प्रीपेड रेंट, उसमें पैसे लेने का तो हक नहीं है। अच्छा, लोन दिया हुआ है किसी को, सर हमारा हक है पैसे लेने हैं। लोन लिया हुआ है किसी से, ये भी हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है देने पैसे। लीज लायबिलिटी, देने हैं, जिम्मेदारी है पैसे देने। राइट ऑफ यूज एसेट, इसकी भी जिम्मेदारी। राइट ऑफ यूज एसेट, लीजेस, एसेट हमने लीज पे लिया हुआ है, हमारा वो राइट ऑफ यूज एसेट है, सर उसको पैसे तो दे रहे होंगे हम। वो तो लायबिलिटी है ना। राइट ऑफ यूज एसेट की बात कर रहा हूं। लीज्ड व्हीकल हमारा मॉनेटरी एसेट है,
नहीं ना, तो लीज्ड व्हीकल हमारा मॉनेटरी एसेट नहीं है। लीज लायबिलिटी हमारी मॉनेटरी लायबिलिटी है, लेकिन लीज्ड व्हीकल हमारा मॉनेटरी एसेट नहीं है। इस तरह तो कोई भी व्हीकल हमारा मॉनेटरी एसेट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है, यानी पीपी हमारा मॉनेटरी आइटम नहीं है। अब आप एक काम करें कि ये इसी पेज 1 के ऊपर एक हेडिंग है मॉनेटरी आइटम, ये पढ़ लें। इसके नीचे पॉइंट 2 के अंदर उनकी बात की है जो मॉनेटरी आइटम्स हैं, और पॉइंट 3 के अंदर उनकी बात की है जो मॉनेटरी आइटम्स नहीं हैं। ये पूरा पढ़ लें, पॉइंट 1 2 3 पढ़ लें। पहले पेज की लास्ट एग्जांपल नहीं समझ आई? पहले पेज की लास्ट एग्जांपल का मतलब है कि अगर हमने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप हमें सर्विसेज दे दें और उसके बदले हमने आपको 5 लाख रुपए कैश देने हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमने आपसे सर्विसेज ली, हम आपको 5 लाख रुपए कैश देंगे, लेकिन हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप चाहें तो हमसे 5 लाख कैश ले लेना, या चाहे तो हमारे उतने शेयर्स ले लेना जितने 5 लाख रुपए के बनते होंगे। नहीं 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 नहीं, वहां पर था कि हमने उतने पैसे देने हैं जो 10 शेयर्स के बराबर वैल्यू बनती है। ये कैश सेटल्ड और बात थी। एक कह रहा हूं मैं कि हम अपने क्रेडिटर को कह रहे हैं कि 500 शेयर्स के बदले जितना कैश बनता होगा वो तुम्हें दे देंगे, ये और बात है। यहां पर मैंने बात की है कि हम क्रेडिटर को कह रहे हैं कि देने हमने तुम्हें 5 लाख रुपए हैं, पक्के 5 लाख रुपए देने हैं, हम 5 लाख रुपए दे दें तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है, या फिर 5 लाख रुपए के बदले जितने शेयर्स 5 लाख रुपए में आते होंगे उतने शेयर्स ले लेना। पैसे कंफर्म है। तो ये जो हमने अपने क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, या इसी को उलट कर ले, डेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ये मॉनेटरी आइटम है। ठीक है जी, चलें, ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी, ये हो गई। करेंसी समझ ली और मॉनेटरी आइटम समझ ली। अगले पेज लास्ट एग्जांपल है प्रोविजन दैट आर टू बी सेटल्ड बाय डिलीवरी ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट। सर इसका क्या मतलब? हमने वो जैसे आई 37 में प्रोविजन होती थी ना कि अगर चीज़ें ख़राब हुई तो हम तुम्हें नया एसी रिप्लेस कर देंगे, इस तरह की चीज़ें। तो अगर हमने अपने किसी पार्टी को कोई प्लांट लगा के दिया है, हमने सर्विसेज दी हैं और उसको ये कहा है कि अगर इसमें 2 साल तक परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो हम तुम्हें फिर नया प्लांट दोबारा देंगे अगर कोई ख़राबी निकल आई, तो अब हमने एक प्रोविज़न बनाई है कि हमें एक प्लांट और देना पड़ेगा। तो हमें प्रोविज़न को सेटल करने के लिए एक प्लांट और देना पड़ेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, एक प्लांट और देना पड़ेगा। तो ये प्रोविज़न हमारे लिए नॉन मॉनेटरी आइटम है। सर फिर इस तरह तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी नहीं है, उसमें तो खर्चा करना होता है, कैश देना होता है, उसमें हमने कैश इनकर करना होता है। प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग मॉनेटरी आइटम है क्योंकि कल को प्लांट उखाड़ा जाएगा और उसके लिए कैश इनकर करना हमारी जिम्मेदारी है। चलें जी, पेज 2 पे आ जाए। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, बैलेंस नहीं, ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है।
इनिशियल यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन जब पहली दफा रिकॉर्ड करना, उस दिन का वर्ड वापस ले लेता हूं, जब हमें किसी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को पहली दफा रिकॉर्ड करना है तो किस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहा है? इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। अच्छा, ट्रांजैक्शन और बैलेंस में फर्क पता है? ट्रांजैक्शन है जो ट्रांजैक्शन हो रही है, चीजें बेचना खरीदना, ये ट्रांजैक्शन है। अब उसके अगेंस्ट पैसे अभी नहीं दिए हुए, ईयर एंड आ गया और अब भी क्रेडिटर को पैसे देने हैं, तो वो क्रेडिटर का बैलेंस है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांजैक्शन की। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन क्या लगता है नाम से? हमने कोई ऐसी ट्रांजैक्शन की है जिसमें अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में, जैसे हमने एक्सपोर्ट की है और इनवॉइस फॉरेन करेंसी में बनी हुई है, तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। अगर हमने इंपोर्ट की है और इनवॉइस फॉरेन करेंसी में बनी हुई है तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। अगर हमने कोई फॉरेन करेंसी में लोन लिया है तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। अगर हमने फॉरेन करेंसी में कहीं इन्वेस्ट किया है तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। तो ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होती है जिसमें अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेटेड है। तो फिर मसला क्या है? कर लें रिकॉर्ड, क्या एतराज है? हमने $5000 एक्सपोर्ट की हैं चीजें, तो ठीक है, एंट्री कर लें, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट $5000। सर लेकिन एक मसला ये भी हो सकता है ना कि जिस दिन हमने देने हो, मतलब जिस खड़े हैं उस पर दोबारा मैं अपने अल्फाज दोबारा दोहरा रहा हूँ। हम एक पाकिस्तानी कंपनी है और हमने एक्सपोर्ट की है $5000 की, तो एंट्री कर लें, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट $5000। क्या मसला है इसमें? सर हमने कुछ पीरियड में तो दिया होगा क्रेडिट। अच्छा चलो, कैश सेल की है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट $5000, कर लें एंट्री। कुछ मसला सर, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट $5000। क्वेश्चन रिपीट करिए। हम एक पाकिस्तानी कंपनी है और हमारा यहाँ काम है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमने एक एक्सपोर्ट की है $5000 की, तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट $5000 की एंट्री कर लें। अरे भाई, हमने बुक्स बनानी है फंक्शनल करेंसी में, हमारी फंक्शनल करेंसी है जो हमारी मेन करेंसी है, तो यकीनन हम बुक्स फंक्शनल करेंसी में बनाते होंगे, लेकिन इनवॉइस वैल्यू क्या है? $5000। तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट $5000 कैसे कर लूं? सर वो कन्वर्ट करेंगे ना। कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मसला आ गया ना एक, कि किस रेट पे कन्वर्ट करना है, ये एक मसला आ गया ना। इसके लिए हेडिंग है कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करना है मतलब किस रेट पे कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना है, ये मुराद है इससे। तो फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। मसला यह है कि हमने अपनी बुक्स में फंक्शनल करेंसी की रिकॉर्डिंग करनी है, जबकि इनवॉइस के ऊपर क्या लिखी हुई है? फॉरेन करेंसी लिखी हुई है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना रुपए के अंदर। तो अब वो किस दिन की एक्सचेंज रेट पे कन्वर्ट करना है, ये आईएएस ने सिखाना है। पहले तो इस हेडिंग में पॉइंट नंबर 1 लिखा, पहले ये पढ़ लें। सर एबीसीडी जी जी, पॉइंट 1 सारा। जी पढ़ लिया कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस होती क्या है, ये उनकी मिसालें दी हुई हैं। ठीक है, पॉइंट 1 ओके। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट $5000 रुपए में किस दिन वाला रेट लगा के एंट्री करें? सर जिस दिन कैश मिला है। अच्छा चले, मैं अल्फाज चेंज कर लेता हूं फिर से। क्रेडिट सेल की है, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, सर सेल्स तो तब होते हैं जब रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। तो जिस दिन सेल हो ट्रांसफर चले हो गया तो उस दिन एंट्री कर देंगे। चाहे गुड्स डिलीवर ना की हो फिर भी। सर
हमारे गोडाउन से तो निकल गया है ना, हमने हाँ। ट्रांसफर कर दिया है सर, उस दिन पे हम कर देंगे। अच्छा, हमने अपने एम्प्लॉई को तनख्वाह देनी है और उसको तनख्वाह देते हैं हम लोग डॉलर्स में, $500 पे उसको तनख्वाह पे रखा हुआ है। तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट, सैलरी पेबल क्रेडिट, किस दिन का रेट लगा के रुपए में एंट्री करें? सर एंट्री तो तब कर होंगे जब जब सर्विसेज रेंडर करते हैं तो हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करके अपनी बुक्स में डेबिट क्रेडिट करना है। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करना है। जैसे हम पाकिस्तानी कंपनी है, हमारा जीना मरना पाकिस्तान में है, हमारी फंक्शनल करेंसी कौन सी हुई? रुपीज। हमने एक्सपोर्ट की है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, एक्सपोर्ट की इनवॉइस वैल्यू है $10,000, लेकिन हमने बुक्स में एंट्री क्या करनी है? रुपीज में। तो किस दिन वाला एक्सचेंज रेट लगा के उसको रुपए में ट्रांसलेट करेंगे, ये मसला है। तो उस दिन वाला रेट लगाएंगे जिस दिन हमने इस ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी थी। दोबारा, जिस भी ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन को कोई ना कोई आईएस टैकल करता होगा ना। जिस तरह सेल्स की बात की है तो IFRS 15 है, लीजेस की बात की है तो IFRS 16 है। जिस दिन रेलेवेंट आईएस के मुताबिक, जिस दिन रेलेवेंट आईएस के मुताबिक उस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होना बनता था, उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लेंगे। हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए फंक्शनल करेंसी में ट्रांसलेट करेंगे, यानी डॉलर ट्रांजैक्शन है तो हम रुपए में डेबिट क्रेडिट करेंगे। और एक्सचेंज रेट कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन किस आईएस में कवर हो रही है। जिस आईएस में कवर हो रही है वो आईएस कब रिकॉर्ड करने की बात करता है, तो जिस दिन उसका रिकॉर्ड करना बनता था उस दिन वाला एक्सचेंज रेट लेंगे। सर लेकिन आपने एक चीज बताई थी स्कोप बढ़ाते हुए कि जब हम एक आईएस देख रहे हो तो दूसरा आईएस, तो ये सिर्फ ये कह रहा है कि आप वो वाली डेट ले लें, उसके बाद उस डेट वाला रेट ले लें। इस आईएस ने यही बताना है कि रेट कौन सा लगेगा। सवाल ये था कि जब एक आईएस पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरे आईएस में वो इंटरफेयर नहीं करता, तो ये इंटरफेयर नहीं कर रहा। IAS 21 ने ये बताना है ना कि कौन से दिन वाला एक्सचेंज रेट लेना है। ये तो समझ आ रहा है कि डॉलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड रुपए में करना है। अब वो रुपए में कैसे कन्वर्ट होना है, 150 का रेट इस्तेमाल करना है, 160 का करना है, 165 का करना है, कौन सा रेट इस्तेमाल करना है। तो ये आईएस ने कहा है कि आप देखिए कि उस ट्रांजैक्शन पे कौन सा आईएस लग रहा है और वो आईएस उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को कब कहता है। जब रिकॉर्ड करने को कहता है उस दिन वाला एक्सचेंज रेट ले लें। जैसे IFRS 15 कहता है कि जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, कंट्रोल ट्रांसफर हो जाए तो एंट्री कर लें, तो जिस दिन एंट्री कर रहे थे उस दिन वाला एक्सचेंज रेट ले लें। हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट प्लांट खरीद रहे हैं, इंपोर्ट किया है, अभी ऑर्डर दिया है, तो IAS 16 कहता है अपना प्लांट डेबिट कर लें आप। अभी हमने प्लांट खरीदने का ऑर्डर दिया है सिर्फ, नहीं। तो जब IAS 16 वाली कंडीशंस पूरी होंगी और जिस दिन प्लांट डेबिट करना होगा उस दिन वाला रेट लेंगे। तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ लें और उसके नीचे जो डब्बा बना हुआ है उस डब्बे के अंदर लिखा हुआ पॉइंट 1 पढ़ लें। सर ये समझ नहीं आ रही सर, कुछ जगहों पे लिखा होता है IFRS और कुछ जगहों पे लिखा होता है IAS। एक ही बात है, IFRS IAS एक ही बात होती है। मैंने कहा पॉइंट 2 पढ़ लें और उसके नीचे जो डब्बा बना हुआ है उस डब्बे के अंदर पहला बुलेट पॉइंट पढ़ लें, ठीक है। दूसरा बुलेट पॉइंट भी पढ़ लें, नीला वाला।
और तीसरा बुलेट पॉइंट भी पढ़ लें, यानी डब्बा सारा पढ़ लें। समझ नहीं आया दूसरा। ये आपको 4-5 एक्सचेंज रेट्स दिए हैं मैंने। एक ट्रांजैक्शन हुई है कैश सेल्स $5,000 की 15 तारीख को। कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, कौन से वाला एक्सचेंज रेट लगेगा? 15 तारीख वाला। 24 तारीख को कौन सा वाला एक्सचेंज रेट लगेगा? 24 वाला। लेकिन अगर हमारी इतनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हर रोज और रेट चेंज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, तो कंपनीज अपनी आसानी के लिए इस पूरे मंथ का यानी जून 153 एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेती हैं। एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर लिया इस पूरे महीने की ट्रांजैक्शंस के लिए। अब जून के महीने में जो भी सेल्स होंगी, चाहे 11 तारीख को, चाहे 18 तारीख को, चाहे 27 तारीख को, किस रेट पर ट्रांसलेट होगी? ये नीला वाला बुलेट पॉइंट लिखा हुआ। सर ये वो वाली assumption ले रहे होते कि सेल्स अगर इवनली, तो सिर्फ एक्सचेंज रेट की बात हो रही, सेल्स इवनली की बात नहीं। हो सकता है हमने लोन लिया हो तो लोन कितने पे रिकॉर्ड करना है, लोन थोड़ी इवनली होगा। प्लांट खरीदा तो प्लांट थोड़ी इवनली होगा। मैंने तो मिसाल सेल्स की ली है ना। तो जो भी ट्रांजैक्शन इस महीने में होगी हम उसको इसी रेट पे ट्रांसलेट किया करेंगे, ये कंपनी की मर्जी है। लेकिन अगर रेट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हुए तो फिर ये मुनासिब नहीं है। ये तीसरा बुलेट पॉइंट। सर जब मुनासिब नहीं है फिर पॉइंट 2 पे नहीं आना चाहिए। भाई अगर बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं 185, 114, बहुत फ्लक्चुएशन है। सर फ्लक्चुएशन आप कह रहे हैं बार-बार चेंज हो रहे हैं या अमाउंट में ज्यादा चेंज हो रहा है? तब इस केस में सर एवरेज तो एवरेज मुनासिब नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट को कैसे पता? तो अगर आपको जब तक कहा नहीं है ना एवरेज रेट यूज करने का, ना करें। आपको अगर ट्रांजैक्शंस बताई हैं, उनकी डेट्स अलग अलग बताई हैं, तो आप डेट वाला रेट ही इस्तेमाल करें। अगर कहा है एवरेज इस्तेमाल करने को तो एवरेज इस्तेमाल करें। सर लेकिन अभी आपने जो डेट बताई है उस डेट में हम रेट ले लेंगे, तो सर जो इससे पहले आपने एक पॉइंट बताया कि जो दूसरा उनका अपना आईएएस बताएगा कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होंगे। यार अपने आईएएस ने रेट थोड़ी बताना है। नहीं उसने तो डेट बताई है ना एंट्री करनी। जी तो सर वो क्वेश्चन में हमें बताया होगा कि सेल ट्रांसफर हो गए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए। देखें, अगर कोई किसी और आईएएस की गहराई टेस्ट हो रही है तो हाँ फिर वो भी इंफॉर्मेशन होगी अवेलेबल। सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि फलाने आईएएस के मुताबिक ट्रांजैक्शन किस दिन रिकॉर्ड होनी बनती थी? तो आपको स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए ना। आपको पता होना चाहिए सेल्स कब रिकॉर्ड होती है, आपको पता होना चाहिए प्लांट कब रिकॉर्ड होता है। हाँ जी, इनिशियल रिकग्निशन डन। अब आते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग क्या है कि अब जो सब्सिक्वेंट पीरियड्स हैं उनके एंड्स पे क्या करना है। इन अदर वर्ड्स आप इसको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी कह सकते हैं।
जैसे अगर हमने किसी बाहर के मुल्क में फ्लैट्स खरीद लिए, अगर हमने इंग्लैंड में फ्लैट्स खरीद लिए हैं और वो हमारा एसेट तो है, तो जब फ्लैट खरीदे थे तो बिल्डिंग डेबिट कैश क्रेडिट किस दिन वाले रेट पे रुपए में ट्रांसलेट किया था? जिस दिन बिल्डिंग डेबिट करनी बनती थी। अच्छा, वो बिल्डिंग हमारी पाकिस्तान उठा के नहीं ले आए हमने अगर बिल्डिंग खरीदी है इंग्लैंड में, हम पाकिस्तानी कंपनी है, इस पूरे आज के टॉपिक में हम पाकिस्तानी कंपनी है। अगर हमने कोई प्लांट इंपोर्ट किया है फिर तो प्लांट उठा के ले आए ना पाकिस्तान में, लेकिन अगर हमने बाहर बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग तो नहीं उठा के लाए, तो बिल्डिंग तो बाहर ही रहेगी और बिल्डिंग की वैल्यू वो भी बाहर पाउंड में ही रहेगी। तो क्या हर साल के एंड पे उस वैल्यू को अपडेट करना है या नहीं करना, ये मसला है। बात मॉडल की नहीं है, बात यह है कि हमने बिल्डिंग जो खरीदी है वो पाउंड्स में खरीदी है। हमने 10 लाख पाउंड की बिल्डिंग खरीदी, तो उस बिल्डिंग की कॉस्ट तो 10 लाख पाउंड ही है ना, और बिल्डिंग भी बाहर है। तो क्या हर साल के एंड पे उस 10 लाख पाउंड को रुपए में बार बार कन्वर्ट करें, या जो पहली दफा कन्वर्ट किया था वही चलेगा, ये मसला है। तो अगर हमारे पास ईयर एंड पे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज मौजूद हैं जिनकी इनवॉइस वैल्यू फॉरेन करेंसी में हुआ करती है, फिर सुन लें, अगर हमारे पास, अच्छा अभी हमने इनिशियल रिकग्निशन में क्या पढ़ा कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो किस रेट पे कन्वर्ट करना है, ये ट्रांजैक्शन था, यानी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट तो किस रेट पे। अब ये पढ़ाने लगा हूं कि ईयर एंड आ गया है, तो डेटर अगर अब तक हमारी बुक्स में है तो फिर दोबारा परेशानी वाली बात है ना कि नया रेट लगाना है या वही 150 रुपए ही चलेगा। तो ईयर एंड पे ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज जिनकी इनवॉइस वैल्यू यानी उनकी ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉरेन करेंसी में थी, उनके लिए ईयर एंड पे आके भी एक फिक्र बन जाएगी कि क्या वो जो ट्रांजैक्शन डेट पे रिकॉर्ड करते हुए डेटर डेबिट किया था बस ठीक है वही रहने दें, या उसको अपडेट करके रुपीस में फिर नई फिगर निकालें। अपडेट करने से मेरी मुराद ये है कि हमने $5000 डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट की थी, डेटर के सामने रुपी फिगर कैसे लिखी होगी, $5000 को उस दिन के रुपए में कन्वर्ट किया होगा। डेटर को पैसे हमने अब रुपए देने हैं या $5000 ही, सॉरी डेटर से पैसे हमने $5000 लेने हैं या वो रुपए लेने हैं जो हमने एंट्री में लिखे हैं? लेने तो डॉलर ही हैं। तो क्या ईयर एंड पे वो डेटर जिस दिन सेल की थी उस दिन $1 100 के बराबर था, तो हमने डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 5 लाख रुपए किया होगा ना। ईयर एंड आ गया और डेटर अब तक पेंडिंग है, तो क्या हमने उसे 5 लाख रुपए लेने हैं या $5000 लेने हैं? असल में तो डॉलर लेने हैं। तो क्या बुक्स में वो डेटर्स 5 लाख रुपए ही आता रहे या $5000 को अब नए रुपी रेट के ऊपर बुक्स में लिखें? ये मसला है। मसला दोबारा सुन लें, ऐसे एसेट्स और लायबिलिटीज जो ईयर एंड पे हमारे पास स्टिल मौजूद हैं और उनकी जो ट्रांजैक्शन अमाउंट थी वो फॉरेन करेंसी में थी, तो क्या उनको जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड किया था बस वैसे ही आने दें या फिर से कहीं करेंसी ट्रांसलेशन का इफेक्ट आना चाहिए? बात समझें कि हम उन एसेट्स और लायबिलिटीज की बात करने लगे हैं कि जिनकी जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन अमाउंट थी वो फॉरेन करेंसी में थी और वो एसेट्स लायबिलिटीज ईयर एंड पे आज भी हमारी बुक्स में मौजूद हैं, तो क्या उनको अपनी उस दिन वाली रुपी अमाउंट पे आने दें या उनको अपडेट करके नए एक्सचेंज रेट पे ले आए? ये सवाल है। सवाल समझ के अब इसका जवाब है 3। अगर तो वो कोई मॉनेटरी आइटम है, मॉनेटरी आइटम डेटर क्रेडिटर लोन रिसीवेबल पेएबल, अगर तो कोई मॉनेटरी आइटम है तो उस मॉनेटरी आइटम को हम ईयर एंड पे एक्सचेंज रेट पे अपडेट करेंगे। अगर मॉनेटरी आइटम है तो हम उसको ईयर एंड पे जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस पे अपडेट करेंगे। इससे तो लड़ाई नहीं हो जाएगी डेटर्स के साथ? डेटर ने हमें $5000 देने तो $5000 ही देगा वो।
हम तो उससे $5,000 ही ले रहे हैं ना, हम उसको रुपए में 5 लाख लिखें या 7 लाख लिखें, उससे तो $5,000 ही लेने हैं, तो लड़ाई किस बात की। दोबारा सुनिए, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में उसको कह रहा हूं कि ईयर एंड आ गया है और हमारे कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज जो आज भी जिंदा हैं ईयर एंड पे, लेकिन जो उनकी ट्रांजैक्शन अमाउंट थी वो फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड थी, तो क्या ईयर एंड पे उनकी फिगर में कोई चेंज की जाए कि एक्सचेंज रेट बदल गया है, या वही रहने दें जो ओरिजिनली जब ट्रांसलेशन की थी तो था। ये मसला है। इस मसले के 3 जवाब हैं कि अगर तो मॉनेटरी आइटम्स की बात हो रही है तो उसको ईयर एंड पे अपडेट करेंगे। क्या मुराद है अपडेट करने से? जब पहली दफा डेटर डेबिट किया था तो 5 लाख रुपए से डेबिट किया था, अब ईयर एंड पे अगर डॉलर 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए पे हो गया है तो मैं डेटर को अपडेट करके 5,50,000 पे ले जाना पड़ेगा, यानी 50,000 और डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा और डेबिट करना पड़ेगा। तो मॉनेटरी आइटम हो तो हमें ईयर एंड पे उसको एक्सचेंज रेट पे अपडेट करना पड़ेगा। इंक्रीज डिक्रीज आएगा तो इस इंक्रीज डिक्रीज का क्या करें? P&L को चार्ज कर दें। तो आप लोग पहले पेज 2 के एंड पे जो डब्बा बना हुआ है उसमें से पहला बॉक्स पढ़िएगा, यानी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स, ये पढ़ें। इसके बाद अगले पेज पे रिकॉग्निशन ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस में जो लेफ्ट वाला कॉलम है वो पढ़ लें। दोबारा सुनिए, पेज नंबर 2 के एंड पे एक बॉक्स बना हुआ है ना, एट एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड। लेफ्ट साइड पे आइटम्स हैं और राइट साइड पे उनकी ट्रांसलेशन का क्या बताया हुआ है कि क्या करना है। तो पहली चीज है इसमें फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स। इसके आगे क्या लिखा हुआ है कि हम इसको क्लोजिंग रेट पे एट एंड ऑफ ईच पीरियड ट्रांसलेट किया करेंगे। तो जब हर साल के एंड पे ये नए रेट पे ट्रांसलेट हुआ करेगा तो डिफरेंस आएगा ना। तो अगले पेज पे जो एंड पे टेबल बना हुआ है उसमें से लेफ्ट कॉलम देख लें। यानी एक तो हर ईयर एंड पे डेटर क्रेडिटर अपडेट हुआ करेगा तो गेन लॉस आएगा, और दूसरा फाइनली जब डेटर से पैसे आएंगे या क्रेडिटर को पैसे देंगे तो सेटलमेंट होगी ना, तब भी तो एक्सचेंज रेट चेंज होगा, तब भी तो हमें कैश क्रेडिट डेबिट डिफरेंट अमाउंट से करना होगा और फिर डिफरेंस आएगा। तो ये सारे डिफरेंस P&L में जाएंगे। सर हमने इसको जब अपडेट करेंगे 5 लाख से 5,50 लिखेंगे तो हम 5,50 लिखेंगे या सिर्फ 50,000 अपडेट करेंगे? यार ये तो बच्चों वाला सवाल है ना, हमने 5 लाख डेटर को 5,50 तक पहुंचाना है तो 5,50 से और डेबिट कर देंगे, 50,000 से करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, पढ़ लीजिए। जी सबसे पहली ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड करूं? 21 दिसंबर को। इन्वेंट्री डेबिट कर लें, ये भी सही है। रॉ मटेरियल परचेजेस डेबिट कर लें, ये भी सही है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट कर लें या रॉ मटेरियल परचेजेस डेबिट कर दें, सही है। और कैश क्रेडिट, क्रेडिटर, ये हमने ट्रांजैक्शन को पहले दिन रिकॉर्ड कर लिया। कौन से दिन वाला रेट लगेगा? 21 दिसंबर वाला। तो 2
डॉलर पर यूनिट, 40,000 यूनिट्स, और उस दिन डॉलर कितने का था? 110। तो एक $2 का 40,000 और $1 कितने रुपए का? 110। रुपीस में बता दें सर 88,000। ये हो गई इनिशियल रिकग्निशन। अच्छा, अभी इस वक्त इन्वेंट्री वाली बात को फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी इस वक्त क्रेडिटर की बात देखते हैं। मॉनेटरी आइटम है, चलें आगे बढ़े। मॉनेटरी आ गई ना, लेकिन मैंने अभी सिर्फ मॉनेटरी आइटम बताया, तो अभी मॉनेटरी आइटम की बात कर लेते हैं। हाँ जी, मॉनेटरी आइटम ईयर एंड पे भी अपडेट करना है, और जिस दिन सेटलमेंट हो रही है उस दिन तो नेचुरली अपडेट होगा ही होगा। 31 दिसंबर ईयर एंड आ गया, क्या करें? अपडेट करके इसको 110 से, तो क्रेडिटर बढ़ा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने रुपए से? 4 रुपए से। तो 31 दिसंबर को हम क्रेडिटर को और क्रेडिट कर देंगे $80,000। 80,000 हो गया ना? $80,000 है ना? $80,000 है ना? तो हमने इसको कितने रुपए बढ़ाना है? 4 रुपए। और ये ईयर एंड पे इसको क्लोजिंग रेट पे अपडेट करने से लॉस आ गया, P&L में चला जाएगा। कितना? 320,000। सही है जी। आगे सर आगे पेमेंट 60%। 22 जनवरी को पेमेंट हो गई है। अच्छा, अब कंपाउंड एंट्री काफ़ी है, फिर अपडेट करने की एंट्री की ज़रूरत नहीं है। 22 तारीख को अपडेट कंपाउंड में हो जाएगा, बजाय इसके कि पहले अपडेट करें। मैं कंपाउंड एंट्री कर देता हूं, अगर आपको अपडेट करना ज़्यादा दिल किया तो अपडेट कर लेना। टोटल क्रेडिटर कितना है? देखिए, मॉनेटरी आइटम जो है ना, मॉनेटरी आइटम, आपने इसकी हर एंट्री के अंदर इसकी फॉरेन करेंसी अमाउंट याद रखनी है। यानी फॉरेन करेंसी अमाउंट यानी $80,000। $80,000 पे चल रहा हूं मैं। इससे ऊपर तक हम इन $80,000 को कितने रुपए तक अपडेट कर चुके हुए हैं? अभी तक हमारी बुक्स में 114 ना। तो अगर क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है तो क्रेडिटर्स डेबिट, और हमारी बुक्स में ये किस रेट पे मौजूद थे? 114 पे, तो डेबिट भी तो उसी पे करेंगे ना। और 60% क्यों? हमारी बुक्स में इतने से मौजूद है ना, तो इतने से डेबिट होगा। कितना? 5472। लेकिन कैश जेब से कितना जा रहा है? कैश तो जिस दिन जा रहा है उसी दिन जा रहा है। देखें, हम जब $80,000 का 60% पे कर रहे हैं तो कैश तो उसी दिन हमारी जेब से जा रहा है ना। कैश किस दिन रिकॉर्ड होना बनता है? इसी दिन। तो किस रेट के ऊपर कैश, किस दिन के रेट के ऊपर में? 22 वाला 120। तो हमारी जेब से जो कैश जाएगा वो 120 जाएगा। कैश 120 जाएगा। 5760,000। फर्क आ गया ना? क्यों आया फर्क? रेट चेंज की वजह से। तो अब ये हमारे लिए एक एक्सपेंस हो जाएगा P&L। जी, कितना आ रहा है देखें। आप P&L का वर्ड लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। एक्सचेंज लॉस लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। 280। अच्छा, अगर आप इसको तोड़ना चाहें ना तो आप तोड़ सकते हैं। कैसे? क्रेडिटर अभी बुक्स में कितने पे है? क्रेडिटर्स कितने पे हैं बुक्स में? 114 पे। तो कितने क्रेडिटर्स हैं जो सेटल होने लगे? 48,000।
तो इस $48,000 को 114 से 120 पे ले आए, कितना, 6 रुपए। जी सर। तो 48,000 इंटू 6 रुपए करो, 288,000। टाइम बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ जाएगा ना। तो आपकी बुक्स में जो एंट्री वैल्यू थी उस हिसाब से डेबिट कर दें, जितना कैश दे रहे हैं वो क्रेडिट कर दें, जो डिफरेंस है ये सेटलमेंट के टाइम का गेन लॉस आ गया। इसी तरह 10 फरवरी को आ जाते हैं, क्या हो रहा है 10 फरवरी को? तो क्रेडिटर्स अभी वो जो आखिरी बार अपडेट किए थे वो यही है ना बस। तो 80,000 का 40% जो कि 114 पर अपडेटेड था आखिरी बार, $3648,000। 3648,000। लेकिन कैश जेब से कितना जा रहा है? वो 125 के हिसाब से जा रहा है। 80,000 का 40% 125 के हिसाब से जा रहा है, कितना? 4 मिलियन। तो हमें अब और एक्सचेंज लॉस पड़ गया, कितना? 352,000। ये है मॉनेटरी आइटम्स की अपडेशन, ईयर एंड पे भी और सेटलमेंट पे तो है ही है। इसमें बस यही कुछ है। अभी चलते हैं आगे। सब्र। इब्ने माजा में रिवायत है और ये आप अपनी फैमिलीज पे भी लगा सकते हैं, आप अपने मालिक मकान किराएदार पे भी लगा सकते हैं, आप अपने ऑफिस जॉब से भी लगा सकते हैं। यानी जिन जिन लोगों में आपका उठना बैठना है आप उन पे ये बात लगा सकते हैं। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन लोगों के साथ मिलकर रहता है और उनकी ईज़ा पर सब्र करता है, यानी आप फैमिली में रहते हैं और आपने फैमिली में रहना है, आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर, आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है सिला रहमी का, कता रहमी मना है। लेकिन अगर वो ज़बान के तेज़ हैं, आपके घर वाले पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, ज़बान के तेज़ हैं और आपको तकलीफ़ पहुँचती है, सब्र। अगर आप अपने ऑफिस में हैं और आपका जो बॉस है उसकी ज़बान तेज़ है लेकिन आपने काम करना है, सब्र। अगर आपके हमसाए हैं, आपको तकलीफ़ पहुंच रही है, आपने रहना है, सब्र। तो अगर आप सब्र कर रहे हैं तो इसका अजर ज़्यादा है किससे? उस मोमिन से जो लोगों के साथ मिलकर नहीं रहता और उनकी ईज़ा पर सब्र करता है और ना उनकी ईज़ा पर सब्र करता है। यानी मैं नहीं रहता तुम लोगों के साथ, कट ऑफ कर लिया, तो फिर तकलीफ़ तो पहुंच रही थी, उसने कहा नहीं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, छोड़ के चला गया। उसके मुकाबले पे वो शख्स जो अपनी फैमिली में रह रहा है, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है, तकलीफ पहुंच रही है, सब्र कर अल्लाह के लिए, तो उसका अजर बहुत ज़्यादा है। चलें अभी ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं।